हाय डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल द नेशन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सदिशों के जोड़ने की बहुभुज विधि। ठीक है, तो आप सभी लोग जुड़ जाइए, लाइव आ जाइए। अभी तक 2-3 लोग जुड़े हैं भाई, और लोग कहाँ हैं? सबको जोड़िए। और इस तरीके से काम नहीं चलेगा। अगर आप लोग इस तरीके से करेंगे, जुड़ेंगे नहीं, बाद में वीडियो को डाउनलोड करेंगे तो मैं वीडियो प्राइवेट कर दूंगा, आप लोग डाउनलोड नहीं कर पाएंगे और क्लास भी बंद कर दूंगा आप लोग की। बहुत मैं दिक्कत सह रहा हूँ और आप लोग समझ नहीं रहे हो। मैं आप सभी लोगों से कर रहा हूँ कि इसी नाते मैं लाइव सेटअप तैयार किया, लाइव पढ़ा रहा हूँ। अब आप लोग फिर वही अपने फ़ायदे की ही बात सोचते जाओगे, अपने फ़ायदे की केवल बात सोचते जाओगे, फिर ऐसे काम नहीं चलता बहु। मैं सोचते सोचते कभी कभी दिमाग ख़राब हो जाता है कि मैं सोचता हूँ कि आखिर में किसके लिए मेहनत कर रहा हूँ। आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूँ ना। आप लोग क्या समय निकाल करके वीडियो को देख नहीं सकते हो, लाइव पढ़ नहीं सकते हो? लाइव पढ़ा रहा हूँ तो लाइव नहीं पढ़ सकते हो? इतने आलसी हो गए हो, कुंभकर्ण के पिताजी बन गए हो कि आप कभी वीडियो देख लोगे और उसको 2 मिनट 4 मिनट देख करके इसके क्यों ख़राब कर रहे हो अपनी ज़िंदगी? अपनी ज़िंदगी ख़राब ना करो। रोज़ पढ़ो, नियमित पढ़ो, रेगुलर। जब आप लोग का टाइम मैंने फिक्स कर दिया है कि 7 बजे शाम को पढ़ाया जाएगा लाइव, तो शाम को 7 बजे कहीं भी रहो, आकर के अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। फिर पढ़ने के बाद उसको 1 घंटा आधा घंटा रिवीजन करो जो पढ़ाया गया है। ठीक है ना? इस तरीके से बर्बाद ना करो कि 4 लोग जुड़ रहे हो, 6 लोग जुड़ रहे हो, 8 लोग जुड़ रहे हो। ऐसे नहीं काम चलेगा यार। कम से कम ऑफलाइन कोचिंग के ही 30-40-30-25 बच्चे जो भी वो सारे लोग जुड़ जाते हैं ना, तो भी 30-40-25 जो भी हो जाते, और आप लोग और लोगों को जोड़ सकते हो। तो क्यों नहीं जोड़ रहे हो? इतना बच्चे पढ़ते हैं कक्षा 11 में। क्या सभी लोग सोए हुए हो? क्या सभी लोग कुंभकर्ण हो? कुंभकर्ण ना बनो, पढ़ाई पर ध्यान दो। ठीक है, और जुड़ करके रेगुलर मेहनत से पढ़ो। ये चीज़ें फ्री में कोई नहीं देता है, और जो चीज़ें मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ तो इसकी कीमत आप लोग नहीं समझ रहे हो। बस ये सोच रहे हो कि चलो ये तो ऐसे ही चलता है। ऐसे काम नहीं चलेगा। सबको जोड़िए, सब लोग पढ़िए। और अगर आप लोग नहीं जुड़ेंगे तो अगले हफ्ते से मैं एक भी वीडियो आप लोगों के लिए नहीं मेहनत करूँगा। क्या फ़ायदा जब आप लोग पढ़ ही नहीं रहे हो। चलो आज हम लोग पढ़ते हैं सदिशों का बहुभुज विधि से सदिशों को जोड़ना। ठीक है ना? तो सदिशों को जोड़ने की हम लोग इसके पहले त्रिभुज विधि पढ़ चुके हैं, समांतर चतुर्भुज विधि पढ़ चुके हैं। तो सदिशों के योग की बहुभुज विधि आज हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग डाल ले। चौक कहाँ रखे हैं भाई? चाक रुक जाइए, ले आ रहे हैं। चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं सदिशों के योग की। आज का टॉपिक है, ऊपर ये है ना, ठीक है, दिखाई दे रहा है। सदिशों के योग की, सदिशों के योग की बहुभुज विधि। बहुभुज विधि, सदिशों के योग की बहुभुज विधि हम लोग पढ़ रहे हैं। सदिशों के योग की बहुभुज विधि। ठीक है, अब देखिए सदिशों के योग की बहुभुज विधि हम लोग पढ़ रहे हैं। तो बहुभुज शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसमें बहुत सारी भुजाएं बनेंगी। और एक चीज जान लीजिए, जो अभी तक आप लोग पढ़े हैं सदिशों के योग की त्रिभुज विधि चाहे समांतर चतुर्भुज विधि, उन दोनों विधियों से हम केवल 2 सदिशों को ही क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। तो हमको कोई एक ऐसी टेक्निक, एक ऐसा मेथड या एक ऐसी विधि चाहिए जिससे हम 2 से ज्यादा सदिशों को क्या कर सके? जोड़ सके। मान लीजिए अगर आपको 4 सदिशों को जोड़ना रहे
तो फिर त्रिभुज विधि से तो दुइये को जोड़ सकते हो, समांतर चतुर्भुज विधि से भी 2 ही जोड़ सकते हो। तो इसी नाते हम लोग पढ़ते हैं सदिशों के योग की बहुभुज विधि, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये इसका प्रयोग है कि इसके द्वारा हम जितना चाहे उतना सदिशों को जोड़ सकते हैं, ठीक ना। तो सदिशों के जोड़ने की बहुभुज विधि त्रिभुज विधि पर ही आधारित है। किस पर आधारित है? त्रिभुज विधि पर ही आधारित है। लेकिन इसके द्वारा हम 2 से ज्यादा सदिशों को क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं। 2 या 2 से अधिक सदिशों को यदि हमको जोड़ना रहता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? सदिशों के जोड़ने की, योग की कौन सी विधि? बहुभुज विधि का प्रयोग करते हैं। तो इसमें लिखेंगे 2 या 2 से अधिक सदिशों को जोड़ने के लिए 2 या 2 से अधिक, यहां पर 2 से अधिक लिखना था तो इसको हम लिख देते हैं 2 या 2 से अधिक, 2 से अधिक सदिशों रुक जाइए, मिटा दे रहे हैं। चलिए देखिए, लाइव में यही समस्याएं हैं, थोड़ा सा आप लोग को मैनेज करना पड़ेगा। 2 या 2 से अधिक, 2 से अधिक सदिशों को जोड़ने के लिए, दिखाई दे रहा है ना, सदिशों को जोड़ने के लिए बहुभुज विधि का प्रयोग करते हैं। बहुभुज विधि का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। बहुभुज विधि का प्रयोग कब करते हैं? जब 2 या 2 से अधिक सदिशों को क्या करना होता है? जोड़ना होता है। तो बहुभुज विधि एक्चुअली ये त्रिभुज विधि पर ही आधारित है। अभी आप समझ जाएंगे कि हो ये तो त्रिभुज विधि ही है, ठीक ना। तो जोड़ने की बहुभुज विधि का प्रयोग 2 या 2 से अधिक सदिशों को जोड़ने के लिए बहुभुज विधि का प्रयोग करते हैं। यह विधि भी सदिशों के योग के, यह विधि सदिशों के योग के, सदिशों के योग के, सदिशों के योग के त्रिभुज विधि पर आधारित है। त्रिभुज विधि पर आधारित है। त्रिभुज विधि पर आधारित है, ठीक है। यह विधि जो है किस पर आधारित है? त्रिभुज विधि पर आधारित है। अब हम कैसे जोड़ते हैं इस चीज को समझेंगे। अभी तक हम लोगों ने जाना कि सदिशों के योग की जो बहुभुज विधि है उसका प्रयोग 2 या 2 से अधिक सदिशों को जोड़ने के लिए किया जाता है। अब हम कुछ सदिश लेंगे और उनको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर सदिश दिखा देते हैं। भाई सदिश हम क्या करेंगे? 3-4 सदिश यहाँ लिख दे रहे हैं। तो चलिए, एक सदिश है आपका A, ये एक सदिश है A, एक सदिश है B। अब देखिए हम सदिश सब लिख रहे हैं। एक सदिश है C, ठीक है, एक सदिश है C, एक सदिश है D, ठीक है, ये D है। 4 गो सदिश आपको हमने दे दिया और इनको क्या करना है? जोड़ना है।
देखिए ये सदिश सी एकदम ऊपर है, डी थोड़ा सा तिरछा है, कर्व है, ये इसको थोड़ा सा और अगर चाहें तो आप कर्व कर सकते हैं, ऐसे कर लीजिएगा, ठीक ना। सबकी दिशाएं अलग अलग हैं। अब तो दिखाई दे रहा होगा। तो ए है, बी है, सी है, डी है, इनको जोड़ना है। अब इसमें कौन सी विधि लगाएंगे? बहुभुज विधि में लगेगा, क्योंकि दो से ज्यादा है, ठीक है ना। तो अब हम पहले ये लिखेंगे, बहुभुज विधि में दो या दो से अधिक वेक्टरों को जोड़ने के लिए हम बहुभुज विधि का प्रयोग करते हैं, और बहुभुज विधि भी त्रिभुज विधि पर ही क्या है? आधारित है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मानेंगे, माना चार सदिश चित्रानुसार चार सदिश दिए गए हैं, जिनको क्या करना है? जोड़ना है। माना चार सदिश जो कि चार सदिश ए बी सी डी जो कि चित्र में दिखा ए बी सी डी हैं, जिन्हें क्या करना है? जिन्हें जोड़ना है, इनको चित्र में दिखाया गया है, इनको चित्र में दिखाया गया है। समझ में आया? पहले चार सदिश खींच लेंगे चित्र में, और हम कह देंगे कि माना चार सदिश ए बी सी डी है, जिन्हें जोड़ना है, इनको चित्र में क्या किया गया है? दिखाया गया है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? दो सदिशों को त्रिभुज विधि से क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो जब हमको चारों को जोड़ना है, तो सबसे पहले हम द्वि सदिश को किस विधि से जोड़ेंगे? त्रिभुज विधि से। कहेंगे कि सर जी ये तो बहुभुज विधि पढ़ा रहे हैं, तो इसमें त्रिभुज विधि कहां से आ गई? तो बाबू ये जो है त्रिभुज विधि पर ही आधारित है, हमने पहले ही लिखवा दिया है। तो त्रिभुज विधि पर आधारित है, तो पहले दो सदिश को त्रिभुज विधि से जोड़ो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? जोड़ने के लिए सर्वप्रथम, इसके लिए यहां पे लिखेंगे पैरा चेंज करके, इसके लिए सर्वप्रथम वेक्टर ए तथा बी को, ए व बी को उनकी दिशाओं के अनुसार खींचकर, ए और बी को उनके दिशा के अनुसार खींचकर, उनके दिशा के अनुसार क्या करेंगे? दिशा के अनुसार खींचकर, दिशा के अनुसार खींचकर उनका परिणामी वेक्टर, उनका परिणामी वेक्टर R1 प्राप्त कर लेते हैं, R1 प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे? इसके लिए सर्वप्रथम वेक्टर ए और बी को उनके दिशा के अनुसार खींचकर उनका परिणामी वेक्टर क्या करेंगे? प्राप्त कर लेंगे, खींचकर त्रिभुज विधि से। किस विधि से? त्रिभुज विधि से। तो यहां पर हम लिखना भूल गए थे, तो यहां थोड़ा सा लिख लीजिए, खींचकर त्रिभुज विधि से उनका परिणामी वेक्टर आर क्या कर लेते हैं? प्राप्त कर लेते हैं। तो खींचकर किस विधि से बहू? त्रिभुज विधि से, त्रिभुज विधि से उनका परिणामी वेक्टर आर
R1 प्राप्त, पहला परिणामी निकाल रहे हैं तो R1, पहला परिणामी वेक्टर R1 प्राप्त कर लेते हैं। तो ये पहला परिणामी वेक्टर R1 हो गया, ये पहला परिणामी वेक्टर R1 प्राप्त हो गया ना। ठीक है, चलिए तो पहला परिणामी वेक्टर R1 प्राप्त कर लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए पहले वेक्टर A को खींचेंगे, त्रिभुज विधि से A को जोड़ना है और B को ना, तो A को खींच लेंगे उनके दिशा के अनुसार, और फिर क्या करेंगे, A के शीर्ष से हम किसको खींचेंगे, B को उसके दिशा के अनुसार। B की दिशा इधर थी तो B को खींच लिए, तो ये वेक्टर B और A को खींच लिए, और इसके पूंछ से इसके शीर्ष को मिला करके हम परिणामी वेक्टर क्या खींच लेंगे, R1 प्राप्त कर लेंगे। तो परिणामी वेक्टर जो R1 होगा वह A प्लस B के क्या होगा, बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो हम इसको किस विधि से जोड़े हैं, त्रिभुज विधि से जोड़े हैं ना। त्रिभुज विधि कहती है कि जिन दो वेक्टरों को जोड़ना है उसमें से एक वेक्टर को पहले हम A को खींच लेते हैं, फिर इसके शीर्ष से दूसरे का वेक्टर खींचते हैं, और फिर इसके बाद क्या करते हैं, वेक्टर A के प्रारंभिक भाग को वेक्टर B के शीर्ष से क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। तो A और B का परिणामी वेक्टर R प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ A और B का परिणामी वेक्टर R नहीं प्राप्त हुआ, R1 प्राप्त हुआ। अभी पहला परिणामी है, ये केवल A और B का परिणामी वेक्टर क्या मिला है, R1 निकला है। अब हम R1 से, R1 के शीर्ष से हम किसको खींचेंगे, C को खींचेंगे। तो R1 के शीर्ष से हम खींच लिए किसको, C को खींच लिए। तो अब हम किसका निकाल लेंगे, R1 का और C का परिणामी निकाल लेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ अक्षर बड़ा बड़ा हो गया है, इसको हमको और वेक्टर बड़ा बनाना पड़ेगा। यहाँ थोड़ा सा आप C की लंबाई बढ़ा लीजिएगा, इसकी भी लंबाई बढ़ा लीजिएगा। तो C ये हो जाएगा आपका, C खींच लिए। अब इसका परिणामी निकालेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक ना। तो ये हो जाएगा R1, यहाँ पे था ना, जगह कम है वो थोड़ा सा दिक्कत तो है। R1 बराबर ये वेक्टर था। अब ये जो है इसका परिणामी ये सीधा खींचना है, ये थोड़ा सा इसको और बढ़ा लेते हैं हम लोग, ऐसे कर लेते हैं ऐसे, और ये हो जाएगा। ये कोई भी वेक्टर तिरछा नहीं है, सारे वेक्टर्स एकदम सीधे हैं, लेकिन यहाँ जगह का अभाव था, थोड़ा तिरछा हो गया है, ठीक ना। तो एकदम है सीधा है, क्या है, अब सीधा हो गया ना। देखिए ये हो गया वेक्टर R1। तो सबसे पहले क्या किए, A और B को जोड़ करके हम उनका परिणामी R1 निकाल लिए। R1 बराबर A प्लस B निकल गया। अब R1 में हम वेक्टर R1 के शीर्ष से, कहां से, शीर्ष से वेक्टर C को उसके दिशा ऊपर थी तो ऊपर की तरफ खींच करके, और अब किसका, R1 का और C का परिणामी निकालेंगे। तो R1 का और C का परिणामी निकलेगा कितना, R2 निकलेगा। क्या निकलेगा, R2 निकलेगा। और R2 जो होगा वह किसके बराबर होगा, R1 धन C के बराबर होगा। तो R1 का मान है A धन B धन C, ये तीनों के बराबर R2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब फिर यहां से हम खींच लेंगे D को, किसको खींच लेंगे, D को उसके दिशा के अनुसार। देखिए ये D था तो इसके दिशा के अनुसार खींच लेंगे और इसको मिला देंगे इससे। तो ये हो जाएगा क्या, सबका परिणामी क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। ये हो जाएगा वो सबका परिणामी R। तो R बराबर हो जाएगा, यहां पे लिख दे रहे हैं, ये सबका परिणामी फाइनल में क्या निकल जाएगा, R निकल जाएगा। तो R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2, सबका जोड़ दिए। यहाँ पर D वेक्टर था, यहाँ पे C था। तो R1 का मान है A प्लस B अब प्लस C अब प्लस D, ये R का मान हो जाएगा। तो इस तरीके से हो जाएगा। तो चलिए ये चित्र आपका बनेगा। सबसे पहले आप इसको समझिएगा क्या करेंगे। तो इसमें करना क्या है कि
हमको त्रिभुज विधि से कितने वेक्टरों को जोड़ना है, 4 विधि, त्रिभुज विधि से करें बहुभुज विधि से, तो 4 वेक्टरों को, दिए गए 4 वेक्टरों को क्या करना है, हमको बहुभुज विधि से जोड़ना है। तो सबसे पहले हम वेक्टर ए और वेक्टर बी को उसके दिशा के अनुसार क्या कर लेंगे, खींच करके त्रिभुज विधि से जोड़ करके इनका परिणामी क्या निकाल लेंगे, R1 निकाल लेंगे। अब R1 को और C को क्या करेंगे, फिर त्रिभुज विधि से जोड़ेंगे, तो R1 और C का परिणामी क्या निकल जाएगा, R2 निकल जाएगा। तो जो R1 है वो A और B के बराबर है, इसमें C भी जुट गया, तो R2 जो होगा वो A धन B धन C के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब फिर हम क्या करेंगे, R2 को और D को फिर त्रिभुज विधि से जोड़ेंगे, तो क्या निकल जाएगा, सबका परिणामी R निकल जाएगा। और सबका परिणामी जो R होगा वह A धन B धन C में जब D जुड़ जाएगा तो A धन B धन C धन D के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है, इसके लिए सर्वप्रथम वेक्टर A व B को उसके दिशा के अनुसार खींचकर त्रिभुज विधि से उनका परिणामी वेक्टर R1 प्राप्त कर लेते हैं। फिर R1 में किसको जोड़ेंगे, ए और बी को जोड़ चुके हो, तो R1 में C को जोड़ेंगे। फिर R1 में वेक्टर C को पुनः जोड़कर उनका परिणामी वेक्टर R2 क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, R2 प्राप्त कर लेते हैं। अब देखिए ए और बी को जोड़ करके ए बी का परिणामी R1 प्राप्त किया, R1 में वेक्टर C को जोड़ करके ए बी और C सबका परिणामी R2 प्राप्त किया। अब R2 में किसको जोड़ेगा, D को, तो लिखेंगे तथा अंत में R2 में वेक्टर किसको जोड़कर, वेक्टर D को त्रिभुज विधि से जोड़कर, वेक्टर D को त्रिभुज विधि से, सबको कौन विधि से जोड़ रहे हो, त्रिभुज विधि से जोड़कर सभी सदिशों का परिणामी सदिश कैपिटल R क्या कर लेते हैं, कैपिटल R प्राप्त कर लेते हैं, कैपिटल R प्राप्त कर लेते हैं। तो R बराबर, तब जो फाइनली R निकला है यह किसके बराबर होगा, चारों के योग के बराबर होगा। तो R बराबर हो जाएगा A धन B धन C धन D, ये आपका फाइनली जो है वेक्टर R प्राप्त हो गया। ठीक है, अब देखिए आप लोग का ये हो गया सदिशों के योग की बहुभुज विधि। बहुत ही अच्छी विधि है, इसके द्वारा हम चाहे तो अभी एक आध दो वेक्टर और रहे तो उसको यहाँ से उसका परिणामी निकाल करके फाइनल में मिला देंगे। तो इसके द्वारा हम जितना वेक्टर चाहें उतना वेक्टर क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ठीक ना बहू, तो सबसे अच्छी विधि है बहुभुज विधि, क्योंकि इसमें हम जितना चाहें उतना वेक्टरों को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो सदिशों के योग की बहुभुज विधि क्या है, दो या दो से अधिक सदिशों को जोड़ने के लिए बहुभुज विधि का प्रयोग करते हैं। यह विधि सदिशों के योग की त्रिभुज विधि पर आधारित है। सदिशों के योग की त्रिभुज विधि पर क्या है, आधारित है। मान लेते हैं, माना 4 सदिश ABCD, जिन्हें 4 सदिश ABCD है जिन्हें जोड़ना है, ये चित्र में दिखाया गया है इनको।
हम इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सर्वप्रथम इसके लिए सर्वप्रथम वेक्टर ए और बी को त्रिभुज विधि से जोड़ करके इनका दोनों का परिणामी सदिश r1 प्राप्त कर लेंगे। फिर हम r1 में सदिश c को क्या कर लेंगे, जोड़ करके r1 का और c का परिणामी सदिश r2 प्राप्त कर लेंगे। फिर अंत में हम क्या करेंगे, r2 में वेक्टर d को जोड़ करके सभी वेक्टरों का परिणामी सदिश क्या कर लेंगे, r प्राप्त कर लेंगे। आप सबको किस विधियां से जोड़ रहे हैं, त्रिभुज विधियों से जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। और परिणामी r मिल जाएगा, r बराबर a धन b धन c धन d। ये बताइए इतना आसानी से आप लोगों को समझाया गया है, समझ में आ गया है कि नहीं, ठीक है। अगर समझ में आ गया हो तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला हम लोग पढ़ेंगे वेक्टरों का वियोजन। गणितीय विधि आपके सिलेबस में नहीं है तो उसको फालतू पढ़ करके कोई फायदा नहीं है। तो हम लोगों में ज्यामितीय विधियां था, ग्राफी विधि भी नहीं है और गणितीय विधि भी नहीं है। तो सिलेबस में जो आपके है वो आप पढ़िए। ग्राफी विधि या ज्यामितीय विधि, वो जो है ज्यामितीय विधि कह रहे हैं, गणितीय विधि और ग्राफी विधि बहुत पहले की पुरानी किताबों में दिया है तो उसका कोई मतलब नहीं है। अब जो आपका नया सिलेबस है उसमें वो हटा दिया गया है करीब 2 सालों से, ठीक है। तो आ जाइए हम लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं सदिशों का वियोजन। सदिशों का वियोजन, चलिए सदिशों का वियोजन हम लोग पढ़ते हैं। अगला हेडिंग है सदिशों का वियोजन। सदिशों का वियोजन, सदिशों का वियोजन, ठीक है ना। वियोजन माने होता है वियोजित करना। वियोजित करना मतलब बांटना। वियोजन माने वियोजित करना। वियोजित करने की प्रक्रिया को वियोजित करते हैं, वियोजन कहते हैं। अब वियोजन का मतलब बांटना। तो अब जो बांटना है वो अब कितने भागों में बांटा जाएगा, इनको 2 भागों में बांटा जाएगा, ठीक है। 3 भागों में जैसे रह गए तलों में वियोजन करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें सदिशों का वियोजन क्या है। तो सदिशों के जोड़ने की विपरीत प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, सदिशों का वियोजन कहते हैं। एक बार फिर ध्यान दीजिएगा, सदिशों को जब जोड़ते हैं तो 2 सदिश का एक सदिश हो जाता है जुड़ करके। कोनो चीज जब 2 ठे है उसको जोड़ करके 1 ठे कर देंगे तो वो कहलाएगा जुड़ना या जोड़ना। अगर एक चीज कोई है उसको तोड़ करके 2 ठे कर देंगे तो वो हो जाएगा तोड़ना। तो तोड़ना को ही हम वियोजन कहते हैं। इसमें हम किसी एक सदिश को ऐसे 2 प्रभावी सदिशों में तोड़ देते हैं जिनका प्रभाव उस सदिश के क्या हो, बराबर हो, ठीक है ना। तो जोड़ने की विपरीत प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, वियोजन कहते हैं। तो कोई पूछे कि सदिशों के वियोजन से आप क्या समझते हैं, तो कहेंगे सदिशों के जोड़ने की विपरीत प्रक्रिया को हम सदिशों का वियोजन कहते हैं। इसमें लिख देंगे सदिशों के जोड़ने की, सदिशों के जोड़ने की विपरीत प्रक्रिया, विपरीत प्रक्रिया को ही सदिशों का वियोजन कहते हैं।
सदिशों का वियोजन कहते हैं, वियोजन कहते हैं। ठीक है, सदिशों का वियोजन क्या है बहू? सदिशों के जोड़ने की विपरीत प्रक्रिया को ही हम सदिशों का वियोजन कहते हैं। यानी जोड़ते हैं तो दो वेक्टरों को एक प्रभावी वेक्टर में हम मान निकाल लेते हैं, दो वेक्टरों को जोड़ करके एक प्रभावी वेक्टर निकालते हैं। इसमें हम किसी एक वेक्टर को दो प्रभावी वेक्टरों में क्या करेंगे? तोड़ देंगे। ठीक है ना? तो इसमें हम लोग करते क्या है? सदिशों के जोड़ने की विपरीत प्रक्रिया को ही हम सदिशों का वियोजन कहते हैं। इसमें इस प्रक्रिया में क्या करते हैं? इसमें किसी दिए गए सदिश को या वेक्टर, देखो सदिश कहो चाहे वेक्टर कहो, बात एक है, सदिश और वेक्टर दो नहीं है। इसमें किसी दिए गए सदिश को दो ऐसे प्रभावी वेक्टरों में या प्रभावी सदिशों में तोड़ा जाता है जिनका संयुक्त प्रभाव क्या हो? संयुक्त प्रभाव दिए गए सदिश के क्या हो? सदिश के समान हो। ठीक है ना? अब ध्यान दीजिएगा, इसमें हम क्या करते हैं? सदिशों को जोड़ने की विपरीत प्रक्रिया को ही सदिशों का क्या कहते हैं? वियोजन कहते हैं। सदिशों का वियोजन किसे कहते हैं? सदिशों के जोड़ने की विपरीत प्रक्रिया को सदिशों का वियोजन कहते हैं। इसमें किसी दिए गए सदिश को ऐसे प्रभावी सदिशों में तोड़ा जाता है जिसका संयुक्त प्रभाव दिए गए सदिश के क्या हो? समान हो। ठीक है ना? यानी इसको एक वेक्टर को हम दो ऐसे वेक्टरों में तोड़ेंगे कि जिन दोनों का प्रभाव या बल जो भी कह लीजिए वह दिए गए सदिश के क्या हो? समान हो। जैसे एक मान लीजिए सदिश ए आपको दिया गया है, ठीक है ना? सदिश आर दिया गया है, ठीक है? इसको हम एक सदिश इसका इस भाग में और एक सदिश इस भाग में हम इसको क्या कर दें? तोड़ दें। तो इसको हम क्या कहेंगे? वेक्टर ए के ये दो सदिश में वेक्टर आर का जो प्रभाव है इन दोनों सदिशों के प्रभाव के बराबर है। तो जब दो को जोड़ते हैं तो आर मिलता है, तो आर को तोड़ेंगे तो दुई ठे मिलेगा। ठीक है ना? तो यहां पर किसी दिए गए सदिश को ऐसे दो ऐसे प्रभावी सदिशों में तोड़ा जाता है जिनका संयुक्त प्रभाव दिए गए सदिश के क्या हो? समान हो। ठीक है, चलिए अब जो है इसमें हम लोग क्या करेंगे? अब ये दो सदिशों के प्रभाव के जब समान होगा तो ये जो दोनों घटक तोड़े गए हैं इनको हम घटक कहते हैं तथा समान हो। इस प्रकार दोनों इस प्रकार के दोनों सदिशों को दिए गए सदिश का कौन सा दिए गए सदिशों को दिए गए सदिश का घटक कहते हैं। क्या कहते हैं? घटक कहते हैं।
ठीक है ना। फिर एक बार ध्यान दीजिए कि सदिशों को जोड़ने की विपरीत प्रक्रिया को ही सदिशों का वियोजन कहते हैं। इसमें किसी एक दिए गए सदिश को दो ऐसे प्रभावी सदिशों में तोड़ा जाता है जिनका संयुक्त प्रभाव जो है दिए गए सदिश के प्रभाव के क्या हो, समान हो। इस प्रकार के दोनों सदिश तोड़े गए दोनों सदिशों को हम क्या कहते हैं, दिए गए सदिश का घटक कहते हैं। इस प्रकार जो दो सदिश आपको मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, दिए गए सदिश का घटक कहते हैं। अब जैसे थोड़ा सा लाइट कम हो गया है, जैसे यह वेक्टर जो r है वह वेक्टर a और b जो है वेक्टर r के क्या है, घटक हैं। तो यहां पर उदाहरण लिख देंगे। उदाहरण जैसे वेक्टर r जो है, सदिश r जो है, चाहे वेक्टर सदिश a तथा b, सदिश कैपिटल A तथा सदिश कैपिटल B, अब सदिश लिखने की जरूरत नहीं, जब तीर लगा रहे हैं तो लिखें चाहे ना लिखें, ठीक है ना। तो जैसे सदिश A तथा सदिश B, सदिश R के क्या हैं, सदिश R के दो घटक हैं। R को A और B दो भागों में क्या किया गया है, तोड़ा गया है। तो सदिश R के क्या है, घटक हैं। सदिश R के क्या हैं, घटक हैं। तो चलिए ये आज हम लोगों ने ये पढ़ा कि सदिशों को जोड़ने के विपरीत प्रक्रिया को ही सदिशों का वियोजन कहते हैं। और इसमें हम एक सदिश R को दो उसके घटकों में क्या किए, वियोजित किए। इसके बाद जो है किसी सदिश का किस समतल में वियोजन हम लोग पढ़ेंगे, तो उसको हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही। और आप लोग सभी लोगों को जोड़िए, ठीक है, तभी हम आप लोगों को क्लास दे पाएंगे रेगुलर, वरना मेहनत करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, ना हमारे मेहनत करने से और ना आपके मेहनत करने से। तो आप 2 लोग 4 लोग मेहनत करोगे कोई फायदा नहीं होगा, और जो लोग बाकी लोग हैं वो सोए रहेंगे कुंभकर्ण की नींद में। तो सारे लोग अगर मेहनत करेंगे तो ही मैं भी मेहनत करूंगा, अन्यथा हमको इतनी गर्ज नहीं पड़ी है कि आप लोग के लिए जान दें और आप लोग कुछ समझते ही नहीं हैं। बाद में देखते हैं वीडियो पे 100 व्यूज चला जाता है, 80 व्यूज चला जाता है, तो बाद में या तो डाउनलोड करते होंगे या देखते होंगे, तो करिए। आप लोग को जब वीडियो मिलेगा ही नहीं तो ना डाउनलोड कर पाएंगे ना बाद में देख पाएंगे, लाइव जुड़ ही नहीं रहे हैं। और अगर इसके बाद भी नहीं वो हुआ तो लाइव में वीडियो प्राइवेट कर देंगे, फिर उसके बाद आप लोग डाउनलोड वगैरह नहीं कर पाएंगे। तो देखिए मैं आप लोग के सुविधा के लिए कर रहा हूँ, तो आप लोगों से नम्र निवेदन है, आप लोगों से आग्रह है कि आप सभी लोग लाइव जुड़ करके ऑन टाइम देखिए। हम लोग को भी जब देखते हैं सामने कि इतने लोग जुड़े हुए हैं ना, तो थोड़ा सा पढ़ाने का हुमास भरता है। जब 4 लोगों को देखते हैं, 6 लोगों को, 8 लोगों को देखते हैं, तो ऐसे ही एनर्जी खत्म हो जाती है कि देख करके पढ़ाने का मन नहीं करता है। तो लाइव जुड़ोगे आप लोग तो हुमास बनेगा और अच्छे से इसको और बढ़िया एक्सप्लेन कर पाएंगे। कम लोग जुड़ोगे तो मन डिमोटिवेट हो जाएगा, मन हतोत्साहित जब हो जाता है तो कोई भी काम नीरस ढंग से होता है। तो और अच्छे ढंग से पढ़ना है तो आप लोग सारे लोगों को जोड़िए और सब लोग जुड़िए, तब हम आपको और बेहतर ढंग से और अच्छी क्लास दे पाएंगे। इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद, गुड नाइट। आप सभी लोगों को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामना, ताकि आप लोग आगे बढ़ें और मेहनत करें।